तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 का 50 टेस्ट कवर करेंगे और पेपर 2 का भी हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। इसमें से जो आपका पेपर 1 है जनरल जीएस, इसके लिए हम लोग जो है वो टेस्ट नंबर 1 से लेके टेस्ट नंबर 4 तक ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी क्रम में हम लोग देखें तो जो आपका टेस्ट नंबर 5 है, इसको भी हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो टेस्ट नंबर 5 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपका अपलोड हो चुका है और ये टेस्ट नंबर 5 का थर्ड पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट में आज हम लोग जो है वो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग देखें तो ये 2 क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़े थे। और अगर इसके अलावा देखें तो जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो है वो आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये वाला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको हम लोग पढ़े थे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो आपका ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, इसमें हम लोग भारत की तट रेखा और सागरीय जो सीमा है इसकी हम लोग चर्चा किए थे। इसके अलावा भारत का तट रेखा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका पूर्वी तट, पश्चिमी तट, इन सभी के बारे में देखे थे। इसके अलावा जो आपका तट रेखा है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा भारत का जो आपका जितना भी द्वीप है, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, इस सभी की हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे की जो है वो चर्चा करेंगे और आज हम लोग जो है वो आपका पॉलिटी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम लोग जो है वो आपका राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग जो है वो आपका राष्ट्रपति वाले सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले तो हम लोग राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में समझते हैं। कुछ बातें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए आप थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। हाँ, ये रहा। तो हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले परिचय और इसका संवैधानिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो बोला जाता है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो होता है और ये भारत का प्रथम नागरिक भी है। तो देश का यानी कि समझिए कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी देश का प्रथम नागरिक कहलाता है और भारत का जो राष्ट्रपति है वो पूरे भारत का पहला नागरिक कहलाएगा। अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 52 की बात करें तो यहाँ से आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इसमें बोला गया है। अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है कि संघ की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होता है और राष्ट्रपति जो है वो इसका प्रयोग समय या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, देखिए हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 52 में किया गया है। वहीं अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल नंबर 53 में बोला गया है कि जो देश की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी और राष्ट्रपति जो है वो इनका प्रयोग खुद से या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, भाग 1 जो है वो आपका संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक आता है। वहीं भाग 2 जो है वो आपका नागरिकता है, वो आपका आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक आता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 3 जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक देखने को मिलता है। वहीं भाग 4 जो है वो आपका डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक देखने को मिलता है। वहीं भाग 4 ए भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, और ये आपका आर्टिकल नंबर 51 ए में है। वहीं अब हम लोग भाग 5 की ओर चले जाते हैं, जो कि है आपका संघ। तो इसमें संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका सभी कुछ आ जाता है संघ वाले टॉपिक में। और इसका अगर हम लोग आर्टिकल देखें तो ये आपका आर्टिकल नंबर 51 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 152 तक जाता है। उसके बाद आप देखिएगा तो भाग 6 आ जाता है, जिसमें राज्यों की बात की जाती है। इसमें राज्य का विधायिका, राज्य का कार्यपालिका, राज्य का न्यायपालिका पूरा होता है और ये आपका आर्टिकल नंबर 152 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 237 तक चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट जाने कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का एक पद होगा, ये बताया गया है। आर्टिकल 53 में उनकी जो है वो कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव।
तो बोला गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु वो सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हम सभी को पता है हमारे देश में जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो हम लोग ब्रिटेन से अपनाए हैं, जबकि जो आपका संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो हम लोग कनाडा से अपनाए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब एक ही होता है कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तरों पे काम करना है या फिर 1 से अधिक स्तरों पे जो है वो सरकारें काम करेगी, वही आपका संघात्मक हो गया है। और संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जहाँ पे जो है वो आपका वहाँ पे 3 अंग होगा, संसद होगा, मतलब सॉरी ये विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका होगा। विधायिका जो है वो आपका लॉ मेकिंग बॉडी है, कार्यपालिका लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और न्यायपालिका जो है वो जो है अगर किसी भी तरह का अगर उसमें विवाद उत्पन्न हो रहा है तो विवाद को सुलझाने का काम कर रहा है, यानी कि जो है कानून को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का ये प्रयास करता है। यहाँ तक कि आपको बात बतलाया गया है। अब देख लीजिए ये जो आपका कार्यपालिका होता है, तो कार्यपालिका में भी देखते हैं कि एक आपका अस्थायी कार्यपालिका होता है, एक आपका अस्थायी कार्यपालिका होता है। तो इसी के संदर्भ में बताया गया है कि जो आपका संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें जो विधायिका जो कानून बना रही है वो कार्यपालिका के समक्ष, और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के समक्ष क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। तो कार्यपालिका विधायिका क्या कानून बना रही है, क्या कानून नहीं बना रही है, वो उत्तरदायी होती है किसी के ऊपर। जैसे कि लोकसभा में जैसे कि आप संसद में बात कीजिएगा, 2 सदन होता है, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अगर राज्यसभा को कानून बना रहा तो वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी है, अगर लोकसभा को कानून बना रहा तो वो राज्यसभा के प्रति जिम्मेदारी है। और ये दोनों मिलकर जो है वो भारत के न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका के ऊपर और भारतीय संविधान के ऊपर ये लोग का आंसरेबल है। तो यही प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, ये हो गया है। अब भारत में जो आपका प्रतिनिधित्व है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो देश का प्रमुख राष्ट्रपति जी है और सरकार का प्रमुख ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री है। तो ओवरऑल कहा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो आपके कार्यपालिका के प्रमुख तो है, लेकिन ये नाम मात्र के हैं, ये सांकेतिक है। लेकिन अगर कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अगर देखा जाए तो वो आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति जी कोई भी अपना जो काम है वो अपने स्वयं के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ये अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है या फिर जो आपका मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के सलाह पे ही काम करता है हमेशा राष्ट्रपति जी, और मंत्री परिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। देन ओवरऑल कहा जाए तो प्रधानमंत्री के सलाह पे ही काम करेगा राष्ट्रपति जी। आई होप यहाँ तक की बातें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा के देखते हैं। और वो बताया गया निर्वाचन की बात, तो आपके जो है वो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की जो चर्चा है वो आपका आर्टिकल नंबर 54 और 55 में कहा गया है। निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल नंबर 54 में जो है वो आपका निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की गई है, कॉलेजियम सिस्टम की। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो बताया जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके ये केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए लोकसभा में सारे सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन राज्यसभा में सारे सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। इनमें से 12 गो सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। देन ऐसे में मनोनीत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। अच्छा, जो विधान परिषद है इसको क्यों नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि विधान परिषद सभी 28 राज्य में नहीं है, तो वो केवल 6 गो राज्यों में देखने को मिलता है। तो 28 राज्य में केवल विधानसभा है, दिन विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। विधान परिषद में भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, और इसमें विधान परिषद को शामिल ही नहीं किया गया है। इसके अलावा 70 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी का जो विधानसभा है इसको भी निर्वाचित सदस्य, इनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी जो है वो ये जो निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। तो पहले दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में इनको 70 नंबर का संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको जोड़ लिया गया है। इसके अलावा देख लीजिए नोट में कुछ बातें हैं कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वो उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में केवल किसको शामिल किया गया है, दिल्ली और पुडुचेरी, इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो पहला नंबर
संसद के मनोनीत सदस्य यानी कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य 12 व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ये इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 54 में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल नंबर 55 में चुनाव प्रक्रिया की बात की गई है और ये आपका आर्टिकल नंबर 55 क्लॉज 3 में ये बात बोला गया है। तो इसका चुनाव पद्धति कैसे होगा, प्रक्रिया कैसा होगा, तो यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले ये जो पद्धति होगी, पद्धति कैसा होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है आपका, तो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, ये क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार यानी कि सभी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति जी का क्या होता है, चुनाव होता है। मतदान की बात की जाए तो बोला जाता है ये जो है वो आपका गुप्त मतदान होता है, यानी कि इसमें बताया नहीं जाता है कि किसको आप वोटिंग किए हैं। आपको देखिए इसमें 4 गो व्यक्ति हैं, सभी को वरीयता क्रम के आधार पे जो है वो देना पड़ता है कि पहले नंबर में आप इसको रखे हैं, दूसरे नंबर में इसको रखे हैं, तीसरे नंबर में इसको रखे हैं, चौथे नंबर में इसको रखे हैं। तो ये सभी को वोट देना, ये नहीं कि हमको ये पसंद है तो इसी को वोट देंगे, नहीं, आपको वरीयता के हिसाब से देना है। अगर सबसे ज़्यादा ये पसंद है तो इसको आप 1 नंबर में रख दीजिए। अगर ये नहीं बनेगा तो सेकंड कौन बनेगा, ये बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा सेकंड थर्ड कौन बनेगा, ये बनेगा। अगर ये तीनों नहीं बना तो फोर्थ में कौन जाएगा, ये बनेगा। कैसे करके सभी को यहाँ पर वोट देना पड़ता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगर हम लोग जनसंख्या का आधार की बात करें तो बताया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और उसके अनुसार जो है 1971 की जनगणना इसी को माना गया है। फिर क्या हुआ है कि 84 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2001 में और बोला गया है कि ये जो है हम लोग 1971 का जनगणना ले रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इसको हम लोग 2026 तक इसी को रखेंगे और उसके बाद 2026 के बाद फिर हम लोग इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जनसंख्या का आधार 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो कि 1976 में हुआ था, ये 1971 का जनसंख्या इसमें फॉलो हो रहा है। लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, इसको इस टाइम बढ़ाकर 1971 का जो जनसंख्या है इसी को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, 2026 तक कर दिया गया है। अब 2026 आने वाला है, आज तो आपका कितना हो गया, तो ये आपका 17 दिसंबर 2025 हो गया। 13 दिन के बाद 14 दिन के बाद तो आपका जनवरी आएगा ही ना। अब फिर 2026 में हम लोग देखते हैं कि क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, उम्मीदवारी और शर्तें कुछ कुछ यहाँ पे रखी गई है, वो देख लीजिए। पहले हम लोग अर्हताएँ की बात करें, यानी कि कैसे कैसे कौन व्यक्ति इसमें एलिजिबल हो सकता है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 58 में ये चर्चा की गई है। तो बोला गया कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु वो पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति का 35 साल हो गया है और वो भारत का नागरिक है और वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो वो फिर एलिजिबल है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इसके अलावा उसको प्रस्तावक और अनुमोदक की भी सहायता होती है। तो नामांकन के लिए कम से कम 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक होने चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा जमानत राशि की बात की जाए तो बोला जाता है कि 15,000 है और कुल वैध मतों का 1/, अगर 6 भाग नहीं मिलेगा तो ये जो आपका जमानत राशि है वो आपका जब्त कर ली जाएगी। ठीक ना, ये तो आपको पता ही होगा। कुछ कुछ विवाद भी देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि अगर चुनाव संबंधी अगर जितना भी कुछ विवाद होगा तो उस विवाद का जो निर्णय है वो केवल और केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। आप इसको हाई कोर्ट लेकर नहीं जा सकते हो। क्लियर, यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर देख लीजिए राष्ट्रपति जी का शपथ, कार्यकाल और आपका वेतन की चर्चा। तो कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल नंबर 56 में किया गया है। बोला कि जिस दिन ये पद ग्रहण करेंगे उस तारीख से लेके नेक्स्ट 5 साल तक। पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, वो आपका आर्टिकल नंबर 57 में। तो बोला जाता है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ये मात्र 2 ही बार है। शपथ की बात करें, ऑर्डिनेंस की, ओथ की, तो बोला जा रहा है कि ये आपका आर्टिकल नंबर 60 में इसका जो है वो चर्चा किया गया है। और बोला जाता है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाएंगे। अगर CJI भी अगर प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय के कोई जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही फिर इनको शपथ दिलवाते हैं। क्लियर।
इसके अलावा राष्ट्रपति जी का वेतन की बात करें तो वर्तमान में इनको जो है वो 5 लाख रुपया प्रति माह दिया जाता है, और वो भी भारत की संचित निधि से इनको पैसा दिया जाता है। त्याग पत्र की बात की जाए तो बोला जाता है राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, वो उपराष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। क्लियर। और उपराष्ट्रपति जो है वो इसकी सूचना किसको देते हैं तुरंत, वो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ शर्तें भी दी हुई है, वो आपका आर्टिकल नंबर 59 में ये बात बोला गया है शर्त के बारे में, यानी कंडीशन के बारे में। तो बोला जाता है कि यदि कोई सांसद यानी कि आपका एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यदि कोई विधायक यानी कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो वह पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त मानी जाती है। तो अगर कोई सांसद एमपी या फिर कोई एमएलए है, अगर वही राष्ट्रपति बन गया तो ऐसे में जिस दिन वो राष्ट्रपति बना वैसे भी वो उसका जो है एमपी का या फिर जो अगर एमएलए रहा तो एमएलए का उसका जो है सदस्यता वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। क्लियर। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग इसके आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 60 तक तो आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं महाभियोग की चर्चा करते हैं, यानी कि इम्पीचमेंट। और ये जो इम्पीचमेंट है ये आपका आर्टिकल नंबर 61 में ये बात कही गई है। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति को केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज इसको हटाने का कोई भी प्रावधान है ही नहीं। अच्छा, जो आपका महाभियोग है इसको, ये जो प्रक्रिया है इसको कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले बात बताया जा रहा है कि आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा, यानी कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो आप लोकसभा में लाइए या फिर राज्यसभा में लाइए, किसी भी सदन में आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा। शर्त क्या है यानी कंडीशन, तो बोला जा रहा है कि 14 दिन पहले आपको जो है वो लिखित सूचना देना होगा, और संकल्प पर सदन के लगभग 1/4 सदस्यों का उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। 14 दिन पहले आपको लिखित सूचना देना होगा, और आपको वो जो लिखित सूचना दीजिएगा उसमें कम से कम सदन का, जिस सदन से आप दीजिएगा उस सदन का लगभग 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। पारित होना कैसे पारित होगा, तो बोला जा रहा है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये जिस सदन में उठेगा, अगर ये लोकसभा में बात उठेगा तो लोकसभा को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ेगा। उसके बाद लोकसभा के लगभग 1/4 सदस्यों का इसमें साइन होना चाहिए, तभी ये जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट होगा। अगर ये प्रक्रिया को अगर आपको पारित करना है तो उस सदन की यानी कि लोकसभा की, यानी कि जितना भी टोटल सदस्य संख्या होगा, जैसे लोकसभा की बात करें तो आपका 543 सदस्य है, तो 543 सदस्यों का लगभग 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से उसको पारित करना है। तो 543 का 2/3 बहुमत जितना होगा उतना बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा। इसके बाद वो दूसरा सदन यानी कि लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाएगा। अब बोला जा रहा है कि दूसरा सदन जो है वो आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा, और यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से अगर उसको पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। और अगर जो है वो आपका लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जो आपका 245 सदस्य हैं, तो 245 का भी 2/3 जो है वो सदस्य इसमें साइन कर देते हैं, संकल्प को पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति जी उन्हीं दिन से वो उसी टाइम से वो पद से अपने हट जाएंगे। क्लियर, आगे देख लीजिए। राष्ट्रपति का पद रिक्ति और कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसकी जो चर्चा है वो आपका आर्टिकल नंबर 62 में की गई है। क्या क्या वो देख लीजिए। पहला आपका चुनाव समय सीमा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसकी जो है वो कुछ बात कही गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चुनाव समय सीमा। तो बोला जा रहा है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही या फिर पद रिक्ति की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी का जो है वो आपका 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, उनका जो है कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो ऐसे में आपको 6 महीने पहले ही जो है वो आपका चुनाव करवाना जो है वो अनिवार्य रहेगा। ठीक है ना, करवा लेना है। या फिर ऐसा हो गया कि कभी कभी अचानक ही राष्ट्रपति जी का मृत्यु हो गया, या फिर वो त्याग पत्र दे दिए हैं, या फिर कुछ भी कारण हो गया है, तो ऐसे में आपको 6 माह के भीतर जो है वो चुनाव करवाना अनिवार्य है। ठीक है, अब देख लीजिए राष्ट्रपति जो है वो अगर कभी रिटायर हो गए या फिर मर गए या फिर उनको हटाया गया है, तो ऐसे में उनका जो कार्यभार कौन संभालेगा, तो उस समय जो कार्यभार संभालेंगे उनको बोलते हैं हम लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो बोला जा रहा है कि मृत्यु, त्यागपत्र या फिर हटाए जाने कहने का मतलब क्या है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। इस पद अगर ऐसा होता है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर, तो ऐसे में जो है उपराष्ट्रपति जी जो है वो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यभार संभालते हैं फिर ऐसे में।
क्रम की बात की जाए तो बोला जाता है कि यदि उपराष्ट्रपति जी नहीं रहे तो ऐसे में जो आपके मुख्य न्यायाधीश रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रहेंगे। यदि अगर वो भी नहीं है शामिल तो ऐसे में जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वही आपका कार्यभार संभालेगा। तो अगर राष्ट्रपति जी त्यागपत्र दे दिए हैं, मृत्यु हो गया है या फिर उनके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया है, तो ऐसे में कार्यभार कौन संभालेंगे? तो आपके उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेंगे? मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन संभालेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालेंगे। क्लियर? अब ये मत बोलना कि ये भी नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होता है, इतना ही तक में हो जाता है, कोई ना कोई होता ही है। छठा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ और इनके कार्य क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति की कई सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, इसके अलावा देखें तो आपका विधायी शक्तियाँ हैं, इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ भी कुछ कुछ है राष्ट्रपति जी की, ठीक है ना। तो ये सभी हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और आपका न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति जी का है। अगर हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो बोला जाता है कि अनुच्छेद 77 है, और अनुच्छेद 77 में बोला गया है कि भारत सरकार के सभी कार्य जो है वो आपके राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम पे किए जाएंगे? तो वो सभी कार्य जो है वो आपके राष्ट्रपति जी के नाम पे ही किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 में बोला गया है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि विधान संबंधी जानकारी किसको देते रहे? राष्ट्रपति को देते रहे। तो प्रधानमंत्री को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो प्रशासन से यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और विधायिका यानी कि विधान से संबंधित जितनी भी जानकारी वो राष्ट्रपति को दे। तो प्रधानमंत्री का कार्य जो है वो जिम्मेदारी है, उसका उत्तरदायित्व है कि वो सारी जानकारी राष्ट्रपति जी को दे, आर्टिकल 78 में। इसके अलावा नियुक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो वो राष्ट्रपति जी को दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्र कौन होगा कौन नहीं होगा ये घोषणा केवल राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अलावा बोला गया है कि जो आपका सैन्य शक्ति है, तो सैन्य शक्ति के बारे में बोला गया है, ये आपका आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में ये दिखा है। तो आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में ये बात बोला गया है कि तीनों सेनाओं जैसे कि आपका थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों का जो आपका प्रधान सेनापति यानी कि सुप्रीम कमांडर ये जो है वो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। क्लियर? तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होते हैं यानी कि सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये बातें यहाँ तक आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो ये आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 पॉइंट याद हो जाना चाहिए। कार्यपालिका शक्तियाँ। अब देख लीजिए राष्ट्रपति का कुछ विधायी शक्तियाँ भी है, वो क्या है वो देख लीजिए। तो बोला गया कि सत्र को बुलाना, संयुक्त अधिवेशन करना, अभिभाषण देना, विधेयक पर स्वीकृति देना और अध्यादेश जारी करना, ये सभी क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले सत्र को बुलाना, तो बोला जाता है कि जो है राष्ट्रपति जी जो है वो संसद का जो सत्र वो आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं, यानी कि बुलाते हैं और भेजते हैं। संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट मीटिंग, ये संविधान का आर्टिकल नंबर 108। तो बोला जा रहा है कि कभी कभी दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो जाता है, तो ऐसे विशेष दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो संयुक्त बैठक बुलाना ये काम होगा राष्ट्रपति का, लेकिन संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। क्लियर? अभिभाषण देना, तो बोला जा रहा है ये आर्टिकल नंबर 86 और 87 में ये दोनों बात बोला गया है कि प्रत्येक जो आम चुनाव होगा, तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा, तो पहले सत्र में और साल के हर साल पहले जो सत्र होगा उसमें संसद को संबोधित राष्ट्रपति जी करेंगे। क्या क्या बात बोला गया है? अभिभाषण यानी कि संसद को ये संबोधित करना, ये आर्टिकल नंबर 86 और 87 में बात बोला गया है कि प्रत्येक जो आम चुनाव होगा यानी कि बार 5-5 साल में जो आम चुनाव होगा, उस आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र आयोजन होगा उसका, और जो आपका हर साल प्रत्येक साल जो आपका सत्र चलता है, चाहे वो मानसून सत्र चले, चाहे वो ग्रीष्म सत्र चले या फिर वो शीतकालीन सत्र चले, तो इन सभी अगर सत्रों में अगर देखें तो जो आपका साल का पहला सत्र होगा वो संसद में संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं, ठीक है। 86 और 87 में ये बात बोला गया। अभिभाषण विधेयक पर यानी कि कोई भी कानून है उसको अंतिम स्वीकृति देते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। ये आपका आर्टिकल 111 में ये चीज़ उल्लेख किया गया है। तो बोला जाता है कि स्वीकृति दे सकता है कोई भी, या फिर उसको सुरक्षित अपने पास रख सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। केवल धन विधेयक को यानी कि मनी बिल को छोड़कर राष्ट्रपति जी जो है वो
किसी भी विधेयक के ऊपर या तो वो हाँ बोल देंगे, या तो वो ना बोल देंगे, या तो उसको वापस लौटवा देंगे, या फिर उसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। यही सब काम करेंगे ना। आगे देख लीजिए, यदि विधेयक दोबारा पारित होकर आता है तो उसको स्वीकृति देना बाध्यकारी हो जाता है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1978 में ये बात बोल दिया गया। 42वां नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इन्हीं दोनों में ये बात बोला गया था कि अगर एक बार आप विधेयक को जो है वो पुनर्विचार के लौटा दें, फिर वो संसद उसको वापस ज्यों का त्यों उसी को पास करके भेज दे, तो ऐसे में अब आपको उसके ऊपर साइन करने के लिए बाध्यकारी है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस की बात की जाए तो बोला जाता है कि संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो ऐसे में कानून बनाने का अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो कानून बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी अध्यादेश जारी करके। क्लियर। ये जो बातें हैं आपको वो ध्यान में रख लेनी है। अब हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियाँ देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ये बहुत छोटा सा है। तो एक तो है आपका क्षमादान शक्ति जो कि आर्टिकल 72 में है, और एक आपका परामर्श शक्ति जो कि आर्टिकल 143 में है। तो बोला जा रहा है कि अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की जो सज़ा है उसको माफ़ करने का अधिकार माफ़ करने का अधिकार या फिर उसको कम करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। तो कोई भी व्यक्ति जो क्राइम किया है फिर बाद में वो दोषी ठहराया भी गया है, तो ऐसे व्यक्ति को सज़ा देने का या फिर उनको माफ़ करने का या फिर उनको सज़ा को माफ़ करने का या फिर सज़ा को कम करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ये आपका आर्टिकल नंबर 72 में है, क्षमादान यानी कि पार्डन। इसके अलावा परामर्श संबंधी शक्तियाँ भी है। आर्टिकल 143 में बोला जाता है कि विधि या फिर तथ्य के प्रश्न पर, जैसे कानून के बारे में या फिर कोई फैक्चुअल प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो ऐसे में जो भी चीज़ अगर राष्ट्रपति को समझ में नहीं आएगा तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो उच्चतम न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मांगेंगे। क्लियर। आगे देखिए, तो ये सभी जो है वो आपके राष्ट्रपति जी के न्यायिक शक्तियाँ हो गई। ठीक है। तो राष्ट्रपति का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, यहीं तक था। तो बोला गया है कि राष्ट्रपति का अगर हम लोग शक्तियों की बात करें तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, विधायी संबंधी शक्तियां हैं और आपका न्यायिक संबंधी शक्तियां इत्यादि है। ये सभी किनके शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। अब चलिए हम लोग नया टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है आपका उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसका पद और स्थिति की चर्चा करेंगे, यानी कि पोजीशन एंड स्टेटस की चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें देखा जाए तो बोला जाता है कि इसका स्रोत क्या है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे बनाया गया है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका के संविधान से ये बात लिया गया है। ठीक है। वरीयता क्रम की बात की जाए तो बोला जाता है कि आधिकारिक वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में यह पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। तो राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पे जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। तो वरीयता क्रम में देखें तो आपका राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर में आता है उपराष्ट्रपति। इसको हम लोग बोलते हैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि आधिकारिक वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, इसको हम लोग कहते हैं। इसमें ये जो वो जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसका हम लोग उपराष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान देखें तो बोला जाता है कि आर्टिकल नंबर 63 में बोला गया है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि जैसे लोकसभा में आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक इसी तरह राज्यसभा में आपके सभापति और उपसभापति होते हैं। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वही आपका उपराष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति जैसा कोई अलग से कोई पद नहीं होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वही आपका उपराष्ट्रपति भी होता है। ठीक है ना, मतलब कि काम दो है और वेतन एक ही का मिल रहा है, यानी कि इसको वेतन मिलेगा राज्यसभा के सभापति के रूप में, लेकिन ये सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों का काम करेंगे। क्लियर। अब देख लीजिए थोड़ा सा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन कैसे होता है, और इसकी जो चर्चा है वो आपका आर्टिकल नंबर 66 में की गई है। सबसे पहले निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जाए तो बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों
जैसे कि आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इन दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और नोट, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो उसके लिए भी निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं और उसका निर्वाचक मंडल में केवल संसद के जो है वो सदस्य शामिल होंगे। इसमें लोकसभा के भी और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। इसमें इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित और नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत दोनों व्यक्ति शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं लेते हैं। क्लियर। अगर इसकी चुनाव प्रक्रिया की बात की जाए तो यही भी सेम वही है। क्या है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, और आपका गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट। तो अगर बोला जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, वो भी गुप्त मतदान होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट बैलेट या बैलोट। क्लियर। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात की जाए यानी कि क्वालिफिकेशन, ये आपका आर्टिकल नंबर 66 क्लॉज 3 में ये बात बोला गया है। तो बोला गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। और वह राज्यसभा का सदस्य जो है वो आपका निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, और आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको जो है वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। क्लियर। यहाँ तक इसको आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। 1 मिनट और थोड़ा सा रुकिए जरा सा। तो ये आपका उपराष्ट्रपति के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि इसका टेन्योर देखते हैं, और इसका पद मुक्ति यानी कि इसको रिमूवल कैसे किया जाता है, और इसकी जो चर्चा है वो आपका आर्टिकल नंबर 67 में ये बात बोला गया है। तो सबसे पहले बोला गया है कि पद ग्रहण करने की तिथि से नेक्स्ट ये 5 साल तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में ये काम करेंगे, यानी कि ये सभापति भी रहेंगे, ठीक है। अगर त्यागपत्र दे दे तो बोला जाता है कि आर्टिकल नंबर 67 क्लॉज का में जो है वो आपका त्यागपत्र का जो है चर्चा किया गया है। और इसमें बोला गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके जो वो संबोधित करते हैं और अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा वो सौंप सकता है, यानी कि वो अपना त्यागपत्र लिखेंगे, उसमें सिग्नेचर करेंगे अपना, और वो जाकर किसको सौंप देंगे तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जो है वो आपका राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 67 क्लॉज का में ये चर्चा किया गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 67 क्लॉज खा में जो है वो आपका जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। बोला जाता है कि इन्हें राज्यसभा के संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा जो है वो आपको संकल्प ला के और इसको हटा सकता है। किसको? तो उपराष्ट्रपति को। शर्त क्या है? तो बोला जा रहा है कि शर्त जो है वो इस संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी से आपको पारित करना चाहिए, और लोकसभा भी इसमें जो है वो सहमति जता दे तो वो पारित हो जाएगा। देख लीजिए, अगर राष्ट्रपति को आपको हटाना है तो इसके लिए उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया से आपको गुजरना नहीं है। सिंपल आपको राज्यसभा में जो आपका सदस्य है, तो राज्यसभा के जो तत्कालीन जो समस्त वहाँ पर सदस्य अवेलेबल होंगे उनके बहुमत से, ज़्यादा लोग बोल देंगे हाँ हटाइए, तो इसको बहुमत से यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी से इसको पारित कर देना है, और फिर इसको लोकसभा में जो है वो सहमति लेके इसको आप हटा सकते हैं। सिंपल। आगे देख लीजिए, इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है और संविधान में नहीं है, बल्कि लेकिन प्रक्रिया जटिल है। अच्छा देख लीजिए, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द नहीं जिक्र किया गया है, ठीक है। समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाते हैं, बस उसको जो है वो तत्कालीन समस्त जितने भी सदस्य हैं इनके बहुमत से राज्यसभा से उसको पारित करेंगे और फिर उसको लोकसभा का सहमति ले लेंगे और उसको हटा देंगे। क्लियर। उपराष्ट्रपति का जो शपथ है यानी कि ओथ, ये आपका आर्टिकल नंबर 69 में ये चर्चा किया गया है। बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो आपका राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति
के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लेना पड़ता है। या तो राष्ट्रपति दिलवाए या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामित कर दे, वही इसको शपथ दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते यानी कि सैलरी और आपका अलाउंस की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि वेतन का आधार, तो उपराष्ट्रपति को जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं मिलता है और उन्हें वेतन केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। यानी कि जितने भी अलग अलग जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको जितना वेतन मिल रहा है सेम वही वेतन जो आपके सभापति को भी दिया जाता है, और इनको उपराष्ट्रपति के लिए कोई अलग से वेतन नहीं मिलता है, जबकि इनको काम करवाया जा रहा है उपराष्ट्रपति का भी, लेकिन इनको अलग से उसके लिए वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्लियर, आगे देख लीजिए। अगर हम लोग राशि की बात की जाए कितना पैसा मिलता है तो बोला जा रहा है कि वर्तमान में जो है वो उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, और ये जो है वो आपका संसद के संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। ठीक है ना, तो 1 जनवरी 2016 से उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। क्लियर, आगे देख लीजिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका, ये आपका आर्टिकल 65 में बोला गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके कृत्यों का वो निर्वहन करेगा। और जब अगर देखिए, अगर जब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पे काम करेगा, यानी कि राष्ट्रपति का कभी नहीं रहे, अब्सेंस रहे, प्रेजेंट नहीं रहे, अनुपस्थिति में जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के काम कार्यभार देखा जाएगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति का जितना भी कृत्य है वो उसका वो सभी का वो निर्वहन करेगा। इसके अलावा वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जब वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गया तो वो सभापति के रूप में वो कार्यभार नहीं देखेगा। इसके अलावा वह अनुच्छेद 97 के तहत सभापति को मिलने वाले वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा और उसे जो है वो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब उसको पूरा का पूरा वेतन भत्ता, पूरा का पूरा अधिकार सभी राष्ट्रपति के जैसा ही उसको मिलेगा। वो उपराष्ट्रपति के जैसा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि वेतन भत्ता भी उपराष्ट्रपति का नहीं मिलेगा, उसको राष्ट्रपति का ही मिलेगा। अब देख लीजिए त्वरित संदर्भ में यानी कि क्विक रेफरेंस में प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 63 में बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा यानी कि पद का सृजन। आर्टिकल 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता की चर्चा की गई है। आर्टिकल 67 में कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 69 में जो है वो आपका शपथ ग्रहण करने की बात की गई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका राष्ट्रपति और जो आपका उपराष्ट्रपति है ये दोनों टॉपिक आपका यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट। आगे देखिए अब हम लोग नेक्स्ट अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और आपका प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और आपका प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हम लोग मंत्रिपरिषद की संरचना यानी कि इनका कंपोजिशन देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों को 3 श्रेणियों में जो है वो शामिल किया जाता है। पहला है आपका प्रधानमंत्री, ठीक ना, ये प्रमुख होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 3 श्रेणी कौन कौन है, तो आपका कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होते हैं और आपके उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कुछ आपके स्वतंत्र प्रभार और अन्य मंत्री भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया मंत्रिपरिषद की संरचना। अब देखते हैं प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद की बात की जाए तो बोला जाता है कि अनुच्छेद 74 इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए आपका मंत्रिपरिषद होगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये आपका आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ये बात बोला गया है। फिर आपका जो है वो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था और इसमें बोला गया था कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। क्लियर, एकदम मंत्रिपरिषद जो बोलेगी उसी के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। फिर आपका देख लीजिए 1978 में फिर से बात बोला गया था जो कि आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। पहला तो हुआ 1976 में 42वां संविधान संशोधन, उसमें बोला कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा यानी कि उसके लिए वो बाध्यकारी है। फिर हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अब क्या बोलता है कि राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद
दी गई सलाह को वो मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति जो है वो एक बार घुमा सकते हैं वो मंत्रिपरिषद के पास, वो वापस उसको रीचेक करने के लिए। अगर वो रीचेक करके वापस एज इट इज़ भी उसको भेज देती है तो भी उसको उसके ऊपर साइन करने के लिए राष्ट्रपति जी जो है वो बाध्यकारी हो जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 2 भी है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में क्या बोला है, मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है, और आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में क्या बोला गया है कि मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह वो किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में बोला है कि जो भी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगी आप उस सलाह को जांचने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 74 समझ में आ गया है, 74 क्लॉज 1 भी और 74 क्लॉज 2 भी। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 75, इसमें बोला गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान की चर्चा आर्टिकल 75 में किया गया है। सबसे पहले तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 आता है जिसमें नियुक्ति की बात बोला जाता है। अब बोला जाता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो आर्टिकल 75(1) इसमें बोला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पे ही जो राष्ट्रपति है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 2 इसमें कार्यकाल की चर्चा की गई है। बोला जाता है कि मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी कि प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उन्हीं के समक्ष वो अपना पद धारण करते हैं। तो अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, तो मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो कैसा होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब उनको बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन अपने से नहीं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पे ही। इसके अलावा उत्तरदायित्व की बात की जाए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो बोला जाता है कि आंसरेबल की, तो वो आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 में उत्तरदायित्व की चर्चा की गई है। अब बोला जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो आपका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में बोला है सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति, और आर्टिकल 75 क्लॉज 2 बोला है कि जो आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति, किनका, मंत्रिपरिषद का। ठीक है, आगे अगर हम लोग सदस्यता की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि ये आपका आर्टिकल 75 क्लॉज 5 है। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 देखे, 75 क्लॉज 2 देखे, 75 क्लॉज 3 देखे। अब हम लोग आर्टिकल 75 क्लॉज 5 देखते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सदस्यता, बोला जा रहा है कि यदि कोई भी मंत्री निरंतर यानी कि लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो वह मंत्री भी नहीं रहेगा। अगर किसी कारणवश अगर उनकी जो है वो संसद की सदस्यता चली जाती है तो उसको एनी हाउ अगर वो 6 महीने के भीतर वो संसद में किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा का चाहे वो राज्यसभा का, अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है दिन तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसकी जो है मंत्री पद से वो इस्तीफा देना पड़ जाएगा उसको। अब देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल नंबर 78, ये देख लीजिए, इसमें बोला गया प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो देख लीजिए। तो पहला ड्यूटी ये है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघीय प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित जो भी जानकारी है वो राष्ट्रपति को देगा। और कब देगा, तो जब कभी भी राष्ट्रपति मांगेंगे तब तो देंगे ही देंगे, इसके अलावा वो खुद से भी देंगे। तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि संघीय प्रशासन और विधायी प्रस्ताव से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो राष्ट्रपति को देती जाए। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। तो इसके लिए वो संविधान संशोधन हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं 91 नंबर का संविधान संशोधन, ये 2003 में हुआ था। और बोला जा रहा है कि इसमें एक प्रावधान किया गया था जिसको हम लोग आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्लॉज का में शामिल करते हैं। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्लॉज का इसमें शामिल किया जाता है। बोलते हैं कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा, यानी कि 543 को सदस्य हैं लोकसभा में टोटल, इसका जो है वो आपका 15% ये टोटल मंत्रियों की संख्या होगी। ये नहीं कि आप धड़ाधड़ पूरा सभी जितना भी विधायक है, एमएलए है, अपना एमएलए जितना भी आपका एमपी है सभी को आप मंत्री बना दिए, ऐसा नहीं। तो लोकसभा का जितना भी सदस्य होगा तो कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा आपका मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता है। और ये प्रावधान कब किया गया, 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में ये बात कहा गया था। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा
वो प्रधानमंत्री के सहित जो है वो प्रधानमंत्री को मिलाकर जो है वो टोटल मंत्रियों की जो संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बस इतना बातें जो है वो आपको ध्यान में रख लेना है। आगे देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट होता है, इसमें क्या है अंतर वो देख लीजिए। बोला जा रहा है कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो संविधान में जो आपका प्रारंभिक जो संविधान है, इसमें जो है वो मंत्रिमंडल ऐड नहीं किया था। बाद में जो है वो आपका 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और उस समय जो है वो आपका संविधान में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। और इसका जो चर्चा है वो आपका आर्टिकल नंबर 352 क्लॉज 3 में ये कहा गया है। तो आर्टिकल 352 क्लॉज 3 इसमें बोला गया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल इसी अनुच्छेद में किया गया है। तो मंत्रिमंडल का प्रयोग जो है वो आपका केवल आर्टिकल नंबर 352 क्लॉज 3 में कहा गया है। और इसको कब जोड़ा गया है, तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो बोला जाता है कि कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें शामिल होंगे। अच्छा देख लीजिए, ये मान लीजिए पूरा मंत्रिपरिषद है, और इस मंत्रिपरिषद में कुछ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक और समूह है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में क्या होगा, मंत्रिमंडल में कैबिनेट या फिर जो है वो आपका कैबिनेट की बात करें जिसको हम लोग मंत्रिमंडल कह रहे हैं, इसमें आपका प्रधानमंत्री और कुछ कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और कुछ कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होंगे। इसी को हम लोग जो है वो आपका मंत्रिमंडल कह रहे हैं। बाकी बात ये जो पूरा आपका मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में अन्य जो जितने भी मंत्री हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। बैठक की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल आता है, और मंत्रिमंडल में जो है आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री और आपके जो है वो प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री समझे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मंत्रिमंडल है, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, इन सभी को इसमें हम लोग शामिल किया जाता है। केवल मेन मंत्रियों को 3-4 ठो बस। क्लियर, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था और शपथ की चर्चा करते हैं। तो बोला जाता है कि एक आता है आपका कैबिनेट सचिवालय। अब बोला जा रहा है कि यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। तो कैबिनेट सचिवालय जो है वो आपका सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और कैबिनेट सचिव की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि इसका जो है वो प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होता है। तो जो कैबिनेट सचिव होता है वो जो है वो कैबिनेट सचिवालय का क्या होता है, प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। अनामता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एनोमिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ एनोमिटी बोला जा रहा है कि अधिकारी इस सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों का अंतिम जिम्मेदारी सभी मंत्री की होती है। क्लियर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। शपथ और त्याग पत्र की बात देखिए, तो शपथ जो है वो आपका मंत्रिमंडल को किसको दिलवाते हैं, कौन दिलवाते हैं, मंत्रिपरिषद को, तो वो आपका राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और त्याग पत्र बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है ना, तो अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दिया मतलब कि मंत्रिमंडल डूब गया। कहा ही जाता है कि मंत्रिमंडल एक साथ तैरता है और एक साथ आपका डूबता ही है। ऐतिहासिक कुछ कुछ तथ्य हैं, तो बोला जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 में केंद्र में मंत्रालयों की जो है वो संख्या मात्र कितना थी, 18 गो थी। और वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या केंद्र में कितना है, 51 गो है। तो अभी टोटल 51 गो मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री है। और 1951 में कितना था आपका, तो मात्र जो है वो 18 गो था, और अभी कितना है, 51 गो मिनिस्ट्री है। क्लियर, तो ये तो आपका हो गया पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो। और पॉलिटी में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं था, यही सब हम लोग पढ़े। राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद और आपका प्रधानमंत्री के बारे में देख लिए। तो प्रधानमंत्री को भी जो नियुक्ति कौन देता है, करता है, तो आपका राष्ट्रपति। शपथ उपथ भी इसको राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है ना, प्रधानमंत्री और आपका मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ तक की जो है चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा अगर हम लोग देख ले, थोड़ा सा 10 मिनट आपका टाइम बच रहा है, और 10 मिनट में कौन सा टॉपिक आपका हो जाएगा एक बार उसको देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा ये सेक्शन है, ये नहीं हो पाएगा कंप्लीट। ठीक है,
तो 2 वीडियो और आएगा आपका, और उसमें फिर हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कल की क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है।